Welcome to HPM classes. Hope you all are doing well. This is the fourth and the last part of this chapter, Why Do We Fall Ill? So, today we will see how we can cure ourselves, what treatments can be used to cure the diseases, and what are the preventive measures which can be taken so that we don't get any disease. So, what are the principles of treatment? What are the steps taken by your family when you fall sick? जब आप बीमार होते हैं तो आपके परिवार वाले क्या क्या करते हैं? आपने कई बार फील किया होगा कि जब आप सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए तो आप बेटर फील करते हैं और ट्रीटमेंट में मेडिसिन हमें क्यों लेनी पड़ती हैं. सो बेस्ड ऑन वॉट वी हैव लर्न सो फार इट वुड अपियर दैट देयर आर टू वेज टू ट्रीट एन इन्फेक्शियस डिजीज़. अभी तक हमने जितना समझा उससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए दो बेसिक स्टेप्स होते हैं. वन वुड बी टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज़ एंड द अदर टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज़. तो या तो आप सिर्फ डिज़ीज़ के जो भी सिम्टम्स हैं उनको रिड्यूस कर लें, उनको कम कर लें, और या फिर आप जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसको अपनी बॉडी से पूरी तरह से हटाएं, किल करें, तो ही डिजीज़ क्योर हो सकती है. सो फॉर द फर्स्ट वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम्स. द सिम्टम्स आर यूजुअली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशंस. तो जो भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारी बॉडी में ग्रो करते हैं और उनकी प्रेजेंस की वजह से हमारी बॉडी को सिम्टम्स शो करती है. उन सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए हम कुछ ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं. लाइक अगर हमें फीवर है तो हम पैरासीटामोल ले लेते हैं, अगर हमें हेडेक है तो हम कोई पेन किलर ले लेते हैं. ठीक है, अगर हमें स्टमक एक हो रहा है तो हम कोई स्टमक को रिलीफ देने वाली कोई मेडिसिन ले लेते हैं. तो दीज आर द ट्रीटमेंट विच आर यूज टू रिड्यूस द सिम्टम्स. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक मेडिसिन दैट ब्रिंग डाउन फीवर, रिड्यूस पेन और लूज मोशंस. वी कैन टेक बेड रेस्ट सो दैट वी कैन कंजर्व आवर एनर्जी. ठीक है, जब हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते हैं तो हमारी एनर्जी कंजर्व हो जाती है, हमारी बॉडी फोकस करती है बॉडी की हीलिंग पे. बट दिस काइंड ऑफ सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट बाई इट सेल्फ विल नॉट मेक द इन्फेक्टिंग माइक्रोब गो अवे. इन ट्रीटमेंट्स की वजह से हमारी बॉडी में जो भी इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, उन पे कोई इफेक्ट नहीं आता एंड द डिजीज़ विल नॉट बी क्योर्ड. तो डिजीज़ अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो वो क्योर नहीं होती, वो सिर्फ सिम्टम्स डाउन करने के लिए हम मेडिसिन लेते हैं. अगर हमें पूरी तरह से इन्फेक्शन ख़त्म करना है तो हमें माइक्रोब्स को किल करना पड़ेगा. बट ये माइक्रोब्स मरेंगे कैसे? सो वन वे इज़ टू यूज़ मेडिसिन दैट किल माइक्रोब्स. ठीक है, या तो हम कोई स्पेसिफिक मेडिसिन लें जिसकी वजह से वो माइक्रोब किल हो जाएं. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हम किस बेसिस पे मेडिसिन लेंगे. तो हमें पता है कि हमने माइक्रोब्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, विच आर वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ. Each of these group of organism will have some essential biochemical life process which is peculiar to that group and not shared with other groups. हमें पता है कि जो ये 4 ग्रुप्स में हमने माइक्रोब्स को डिवाइड किया है वो सारे ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स एक अलग पाथवे को यूज़ करते हैं जो कि उनकी उनकी लाइफ प्रोसेस के लिए एसेंशियल है, और वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ अपनी लाइफ प्रोसेसेस शेयर नहीं करते. मतलब जो लाइफ प्रोसेसेस वायरसेस यूज़ करते हैं वो बैक्टीरिया नहीं करते, जो बैक्टीरिया यूज़ करते हैं वो फंजाई नहीं करते, और जो फंजाई करते हैं वो प्रोटोजोआ नहीं करते. तो हर ऑर्गेनिज्म की अपनी एक पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस है जिसे वो परफॉर्म करने के लिए एक अलग पाथवे को ही यूज़ करता है. इवन वी ह्यूमंस यूज़ डिफरेंट पाथवे. ठीक है, तो इसीलिए जो भी ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर करता है उसको पहले पहचानना ज़रूरी है, फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलता है. फॉर एग्जाम्पल आवर सेल्स में मेक न्यू सब्सटेंसेज बाय अ मैकेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट यूज्ड बाय बैक्टीरिया. We have to find a drug that blocks the bacterial synthesis pathway without affecting our own. तो हमें ऐसी मेडिसिन यूज़ करनी है जो उसके पाथवेज को ब्लॉक कर दे. ठीक है, उसके सेलुलर फंक्शंस को ब्लॉक कर दे और हमारे सेल्स पे उसका कोई इफेक्ट ना हो. दिस इज़ वॉट इज़ अचीव्ड बाय द एंटीबायोटिक्स. जो एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक्स मीन्स, बायो मीन्स जो भी ऑर्गेनिजम्स आपके अंदर एंटर कर चुके हैं उनके अगेंस्ट जो वर्क करती है मेडिसिन उसको कहा जाता है एंटीबायोटिक, विच इज़ नॉर्मली अगेंस्ट यूज बैक्टीरियल डिजीजेज. Similarly, there are drugs that kill protozoa such as the malarial parasite. अगर हमें मलेरिया हो जाता है तो हम एंटी प्रोटोजोवन मेडिसिन लेंगे. One reason why making antiviral medicines is harder than making antibacterial medicines is that viruses have few biochemical mechanisms of their own. हमने पढ़ा था कि वायरसेस के अराउंड कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता. They are made up mainly of proteins and nucleic acids. Nucleic acids means either DNA और RNA. तो वो हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद हमारे ही बायोकेमिकल प्रोसेसेस को यूज़ करते हैं, हमारे ही सेलुलर एपरेटस को यूज़ करके वो आगे अपनी लाइफ को परफॉर्म करते हैं और आगे ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं. दिस मीन्स दैट देयर आर रिलेटिवली फ्यू वायरस स्पेसिफिक टारगेट टू एम एट.
सभी वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, और वैसे भी वायरल डिजीज़ में मेडिसिन लेना एडविसेबल नहीं है, क्योंकि हम अगर कोई भी एंटीवायरल मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो वो अल्टीमेटली हमें कहीं ना कहीं हार्म ज़रूर करेगा, भले ही वो वायरसेस के अगेंस्ट वर्क करे ना करे. So despite this limitation, there are now effective antiviral drugs, for example, a drug that keep HIV infection under control. इन सारे लिमिटेशंस के बावजूद कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट वर्क करते हैं. जैसे HIV इन्फेक्शंस में एंटीवायरल ड्रग्स यूज़ होते हैं जो कि HIV इन्फेक्शन को कंट्रोल में रखता है. बट ये सब चीज़ें तो हो गई कि अगर किसी को डिजीज़ हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा. बट कहीं ना कहीं हमें ये देखना ज़रूरी है कि डिजीज़ेज़ हो ही ना, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना. तो हमें कुछ ऐसे अप्रोचेस के यूज़ करने हैं जिससे डिजीज़ेज़ हो ही ना, क्योंकि अगर किसी को डिजीज़ होती है तो बॉडी में कुछ ना कुछ हार्म्स ज़रूर होते हैं. अगर किसी को प्रोलॉन्ग कोई भी वायरल, बैक्टीरियल या फंगल डिजीज़ हो जाती है, एक टाइम बाद अगर वो क्योर भी हो जाए तो भी कुछ ना कुछ बॉडी में सिम्टम्स रह जाते हैं, ठीक है, जो कि लंबे टाइम तक पेशेंट को परेशान करते हैं. लाइक अगर किसी को लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए, किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, तो भले ही इन्फेक्शन एक टाइम बाद ख़त्म हो जाए विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, बट कितने लंबे टाइम तक वो पेशेंट परेशान रहेगा और उसके ठीक होने के बाद भी कुछ कुछ सिम्टम्स उसको हमेशा फील होते रहेंगे, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस की वजह से उसके लंग्स की कैपेसिटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और उसकी ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं रह जाएगी. फिर एक प्रोलॉन्ग डिजीज़ एक मेंटल ट्रॉमा देती है पेशेंट्स को. All of what we have talked about so far deals with how to get rid of an infection in someone who has the disease. But there are 3 limitations of this approach to dealing with infectious disease. The first is that once someone has a disease, their body functions are damaged. Body functions पूरी तरह से damage हो जाते हैं and may never recover completely. पूरी तरह से वो recover भी नहीं हो सकते, जैसे हमने example लिया tuberculosis का. The second is that the treatment will take time, which means that someone suffering from a disease is likely to be bedridden for some time even if we can give proper treatment. अगर proper treatment मिल भी रहा है तो भी पेशेंट को काफ़ी टाइम तक bedridden रहना पड़ता है, अपने काम को छोड़ना पड़ता है. अगर स्कूल गोइंग बच्चा है तो उसको अपने स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है, ऑफिस गोइंग है तो ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है. तो काम भी सफ़र करता है, पेशेंट की बॉडी भी सफ़र करती है. The third is that the person suffering from an infectious disease can serve as a source from where the infection may spread to other people. तो एक तरह से पेशेंट जो होता है वो इन्फेक्शन को दूसरों में स्प्रेड करने का भी काम करता है. दिस लेड्स टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अबव डिफिकल्टीज. इट इज़ बिकॉज ऑफ सच रीज़न दैट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज़ बेटर देन देयर क्योर. तो प्रिवेंशन हमेशा बेटर होता है क्योर से, ठीक है. पहले तो हमें ध्यान रखना है कि डिजीजेज हो ही ना. अब द क्वेश्चन इज़ कि हम डिजीजेज से बच कैसे सकते हैं. देयर आर 2 वेज. वन इज़ जनरल एंड वन इज़ स्पेसिफिक, ठीक है. तो जनरल क्या हो गया? जनरल हो गया जैसे अगर हमें कोरोना डिजीज़ से बचना है तो हम ध्यान रखेंगे कि हम मास्क पहन के बाहर निकलें. अगर हम घर पे हैं तो हम हैंड वॉश करें. अगर हम घर से बाहर हैं तो हम हैंड्स को सैनिटाइज़ करें, ठीक है. और हम एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें दूसरे लोगों से, या हम ज़्यादा क्राउडेड एरिया में ना जाएं. If we look at the means of their spreading, we can get some easy answers. For airborne microbes, we can prevent exposure by providing living conditions that are not overcrowded. ठीक है, हम बहुत ज़्यादा overcrowded areas में ना जाएं. For waterborne microbes, we can prevent exposure by providing safe drinking water. हमें साफ़ पानी मिले ताकि हम waterborne diseases से बच सकें. This can be done by treating the water to kill any microbial contamination. ठीक है, मतलब क्लोरीन से उस वाटर को ट्रीट किया जाए या फिर उसको अच्छे से बॉयल किया जाए. बॉयल करके छान के हम उस पानी को यूज़ करें ताकि अगर कोई उसमें वाटर बॉर्न माइक्रोब है तो वो किल हो जाए. Then for vector borne infections, we can provide clean environments. This would not, for example, allow mosquito breeding. Means हमें कहीं पे भी पानी भरने नहीं देना चाहिए. We should prevent accumulation of water in our surrounding. ठीक है, अपने आसपास हमें पानी जमने नहीं देना है. हमें मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स का यूज़ करना है या फिर हमें मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करना है, विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन. इन अदर वर्ड्स, पब्लिक हाइजीन इज़ वन बेसिक की टू प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस. तो पब्लिक हाइजीन क्या है? सबसे बेस्ट वे है अपने आप को इन्फेक्शियस डिजीजेज से बचाने का. इन एडिशन टू दीज इशूज़ that related to the environment, there are some other general principles to prevent infectious diseases. To appreciate those principles, let us ask a question we have not looked at so far. ये तो कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हो गए, जनरल वेज हो गए अपने आप को इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचाने का. बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही जनरल हैं और जिन पे हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया. ठीक है, अगर हम स्कूल जाते हैं और स्कूल में हमें पता है कि हमारे आसपास बैठे किसी बच्चे को कोई इन्फेक्शन है, तो हम उससे कैसे बचेंगे?
हम उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, है ना, और उसके हम मिनिमम कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। बट क्या होता है कि कई बार कोई अगर बच्चा क्लास में छींके मार रहा है या खांस रहा है, तो कई बार उसके आसपास के बच्चों को इन्फेक्शन नहीं होता, बट दूर बैठे किसी बच्चे को हो जाता है। ऐसा क्यों? सो दिस इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द इम्यूनिटी पावर। किसके अंदर इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है उस पर डिपेंड करता है कि आप डिजीजेस कैच करते हो या नहीं करते, ठीक है। सो दिस इज़ बिकॉज द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज़ नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब्स। वी हैव सेल्स, ठीक है, मेनली WBCs हमारी बॉडी में जो होते हैं उनका काम होता है डिस्टिंग्विश करना बिटवीन सेल्फ एंड फॉरेन बॉडीज़। मतलब अपने खुद के सेल्स पे वो अटैक नहीं करते, बट अगर कोई भी फॉरेन बॉडी एंटर करती है, कोई भी माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं वो उस पर अटैक करते हैं और उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। These cells go into action each time infecting microbe enter the body. If they are successful, we do not actually come down with any disease. अगर हमारे इम्यून सेल्स परफेक्टली अपना काम करते रहते हैं तो हमें कभी कोई डिजीज़ होती ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हर फॉरेन बॉडी को मीन्स बॉडी में आने वाले एंटर करने वाले माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। द इम्यून सेल्स मैनेज टू किल ऑफ द इन्फेक्शन लॉन्ग बिफोर इट अज्यूम्स मेजर प्रोपोर्शंस, ठीक है, इससे पहले कि कोई माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करे और डिजीज़ कॉज करे और मल्टीप्लाई करे, उससे पहले ही हमारे इम्यून सेल्स उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और किल कर देते हैं। एज वी नोटेड अर्लियर, इफ द नंबर ऑफ द इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स इज कंट्रोल्ड, द मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिजीज़ विल बी माइनर। अगर हमारी बॉडी में माइक्रोब्स का नंबर कम है तो मीन्स जो डिजीज़ जो सिम्टम्स हैं वो भी कम होंगे, डिजीज़ भी ज़्यादा सिवियर नहीं होगी, माइल्ड होगी, ठीक है। इन अदर वर्ड, बिकमिंग एक्सपोज टू और इन्फेक्टेड विद एनी इन्फेक्शियस माइक्रोब डज नॉट नेसेसरली मीन्स डेवलपिंग नोटिसेबल डिजीज़। इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम किसी इन्फेक्शियस पर्सन के पास अगर हम जा रहे हैं और हम एक्सपोज हो रहे हैं उस इन्फेक्शन से तो मतलब हमें डिजीज़ हो ही जाएगी। इट्स नॉट दैट। इट जस्ट डिपेंड अपॉन द number of microbes which are entering into our body and also on our immunity power. So one way of looking at severe infectious diseases is that it represents a lack of success of the immune system. तो अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है मीन्स उसका इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। पर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे हमारे बॉडी के दूसरे सिस्टम्स को प्रॉपर नरिशमेंट चाहिए, वैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम को भी प्रॉपर नरिशमेंट चाहिए। और अगर हमें सफिशिएंट फूड या नरिशमेंट नहीं मिलता तो फिर हमारे बाकी के सिस्टम्स की तरह हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, ठीक है। आजकल हम कितना सुन रहे हैं कि हमें अपनी डाइट में विटामिन सी बढ़ाना चाहिए, हमें आंवला खाना चाहिए, हमें सिट्रस फ्रूट्स खाने चाहिए, ठीक है, लाइक टोमेटो भी हमें खाना चाहिए क्योंकि इनमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। नाउ हियर यू कैन पॉज द वीडियो टू हैव सम विटामिन सी लाइक आंवला और टोमेटो। नाउ कम टू द एक्टिविटी 13.6। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है कि 10 ऐसी फैमिलीज़ चूज़ करनी है अपने लोकेलिटी में जो वेल ऑफ हैं, मतलब वो अपने बच्चों को प्रॉपर सफिशिएंट फूड प्रोवाइड करा सकते हैं, और 10 ऐसी फैमिलीज़ चूज़ करनी है जो पुअर हैं और वो अपने बच्चों को प्रॉपर सफिशिएंट फूड प्रोवाइड नहीं करा पाते। आपको उन फैमिलीज़ से बात करनी है, उनके बच्चों की हाइट्स मेज़र करनी है और देखना है कि जो बच्चे सफिशिएंट फूड पा रहे हैं उनकी हाइट में और जो बच्चे सफिशिएंट फूड नहीं खा पा रहे उनकी हाइट में क्या डिफरेंस है। तो ऑब्वियस ही बात है, जिन बच्चों को सफिशिएंट फूड मिल रहा है, पूरा नरिशमेंट मिल रहा है, उनकी हाइट और हेल्थ ज़्यादा अच्छी होगी इन कंपैरिजन टू द चिल्ड्रन हु आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट फूड एंड नॉट गेटिंग प्रॉपर नरिशमेंट। ये तो कुछ जनरल वेज हो गए इन्फेक्शन से अपने आप को प्रिवेंट करने के। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक वेज क्या होते हैं। सो दे रिलेट टू अ पेक्युलर प्रॉपर्टी ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट यूजुअली फाइट ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शन, ठीक है। ये तो हमारे इम्यून सिस्टम की एक प्रॉपर्टी हो गई कि वो माइक्रोब से फाइट करता है और इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचाता है, ठीक है। आजकल के दिनों में हमें स्मॉल पॉक्स सुनने को नहीं मिलता क्योंकि स्मॉल पॉक्स दुनिया से 1979 में पूरी तरह से मतलब ऑफिशियली पूरी तरह से इरेडिकेट हो गया था हमारे अर्थ से इन 1979। बट एक टाइम था जब ये स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक की तरह फैला हुआ था, मतलब पूरी दुनिया में बहुत बुरी तरह से फैला हुआ था और लोगों को इन्फेक्ट कर रहा था। मतलब इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता था कि लोग पेशेंट के पास आने से भी डरते थे क्योंकि स्मॉल पॉक्स एक फैटल डिजीज़ थी। पूरी बॉडी में छाले से दाने पड़ जाते थे, बड़े बड़े मोटे मोटे दाने पड़ जाते थे और उनमें पस भर जाती थी
और बहुत हाई फीवर होता था और पेशेंट के चांसेस बहुत कम होते थे कि वो बचे। पर कुछ लोग थे जिनके अंदर वो डर नहीं था, वो पेशेंट्स के पास जाते थे, उनकी सेवा भी करते थे, उनका ख्याल भी रखते थे। तो वो लोग कौन थे? वो लोग थे जिन्हें पहले भी स्मॉल पॉक्स हो चुका था एंड दे वर लकी दैट दे हैड सर्वाइव्ड इट। बट उनकी पूरी बॉडी में बुरी तरह से स्कैरिंग हो जाती थी। स्कैरिंग मीन्स उनकी पूरी बॉडी में स्कार्स हो जाते थे, दाग पड़ जाते थे उन फोड़ों के, उन दानों के जो उन्हें स्मॉल पॉक्स की वजह से हो जाते थे। In other words, if you had smallpox once, there was no chance of suffering from it again. अगर हमें किसी माइक्रोब से कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे इम्यून सेल्स उसके अगेंस्ट मेमोरी सेल्स बना लेते हैं, ठीक है। और वो मेमोरी सेल्स जो होती हैं वो फर्दर प्रोटेक्ट करती हैं बॉडी को सेम टाइप के माइक्रोब से। तो अगर किसी को एक बार स्मॉल पॉक्स हो जाता था तो उसे दोबारा स्मॉल पॉक्स होने के चांसेस नहीं होते थे। सो हैविंग द डिजीज़ वंस वॉज अ मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग सब्सिक्वेंट अटैक्स ऑफ द सेम डिजीज़। अगर किसी को कोई डिजीज़ हो जाती है तो उसे दोबारा उस डिजीज़ के होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और यही होता है वैक्सीनेशन में। वैक्सीनेशन में क्या होता है, आजकल लोग वैक्सीनेशन लगवाते हैं अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो वैक्सीनेशन में बेसिकली होता क्या है कि काफ़ी कम इंटेंसिटी के वायरस को इंजेक्ट किया जाता है एक हेल्दी पेशेंट में, जिसे हमारे इम्यून सेल्स रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ फॉरेन बॉडी और उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसके अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करते हैं। एंटीबॉडीज़ के बारे में आप आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। अभी इतना समझना ज़रूरी है कि जैसे ही हमारी बॉडी पे किसी माइक्रोब का अटैक होता है, हमारा इम्यून सिस्टम इम्यून सेल्स को सिक्रीट करता है। वो इम्यून सेल्स हमारे बॉडी में एंटर करने वाले ऑर्गेनिजम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और उन्हें किल कर देते हैं। तो वैक्सीनेशंस में बहुत ही ज़्यादा वीक या हीट किल्ड वायरस को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में। सो दिस इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन, ठीक है। So traditionally Indian and Chinese medical systems sometimes deliberately rubbed the skin crust from the smallpox victims into the skin of healthy people. तो करते क्या थे कि किसी smallpox victim के स्किन के कुछ क्रस्ट को लेते थे और एक हेल्दी पेशेंट की बॉडी पे रब कर देते थे। दे दस होप टू इंड्यूस अ माइल्ड फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स। उस हेल्दी पर्सन को बहुत ही माइल्ड स्मॉल पॉक्स हो जाता था जो कि बहुत ईजिली क्योर भी हो जाता था और साथ ही साथ रेजिस्टेंट प्रोवाइड कराता था उस हेल्दी पेशेंट को अगेंस्ट द डिजीज स्मॉल पॉक्स। फेमसली 2 centuries अगो, सो 200 साल पहले एक इंग्लिश फिजिशियन थे, उनका नाम था एडवर्ड जेनर, हु इज़ नाउ कॉल्ड एज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है। उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो मिल्क मेड्स हैं उनको काउपॉक्स हो जाता है। काउपॉक्स एक डिजीज़ है विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू द स्मॉल पॉक्स, ठीक है। दोनों के जो कॉजल ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेम ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो काउज में काउपॉक्स होता था, तो कई बार मिल्क मेड्स को भी काउपॉक्स हो जाता था। और जिन पेशेंट्स को काउपॉक्स हो चुका होता था उनकी बॉडी इम्यून हो जाती थी अगेंस्ट द डिजीज स्मॉल पॉक्स, उन्हें आगे स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। तो काउपॉक्स इज़ अ वेरी माइल्ड डिजीज़। सो जेनर ट्राई डेलिबरेटली गिविंग काउपॉक्स टू पीपल एंड फाउंड दैट दे वर नाउ रेजिस्टेंट टू स्मॉल पॉक्स। जानबूझ के काउपॉक्स को इंजेक्ट करता था बॉडी में ताकि स्मॉल पॉक्स ना हो सके। दिस वॉज बिकॉज द स्मॉल पॉक्स वायरस इज क्लोजली रिलेटेड टू द स्मॉल पॉक्स वायरस। तो जो स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स के वायरसेस थे वो सेम फैमिली से बिलोंग करते थे, जैसा मैंने आपको बताया। देन काउ को लैटिन में कहा जाता है वैका, वैका का मतलब काउ, और काउ पॉक्स को कहा जाता था वैक्सीनिया। सो यहीं से वैक्सीनेशन वर्ड अराइज होता है, ठीक है। And smallpox vaccine was the world's first vaccine, and Edward Jenner used it in 1798. अब ये वैक्सीनेशन वर्क कैसे करती है? दिस हैपन्स बिकॉज व्हेन द इम्यून सिस्टम फर्स्ट सीज एन इन्फेक्शियस माइक्रोब इट रिस्पॉन्ड्स अगेंस्ट इट एंड देन रिमेंबर्स इट स्पेसिफिकली। जब पहली बार इम्यून सिस्टम किसी भी माइक्रोब को देखता है तो उसे रिकॉग्नाइज करता है, उसके अगेंस्ट वर्क करता है और एक मेमोरी सेल बना लेता है, ठीक है, ताकि जब भी नेक्स्ट एक्सपोजर हो सेम माइक्रोब से तो उसके अगेंस्ट ऑलरेडी जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं वो उसके अगेंस्ट वर्क कर सकें। सो द नेक्स्ट टाइम दैट पर्टिकुलर माइक्रोब और इट्स क्लोजली रिलेटिव्स एंटर द बॉडी द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड्स विद इवन ग्रेटर विगो, ठीक है, उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ और एनर्जी के साथ उससे लड़ पाते हैं। दिस एलिमिनेट्स द इन्फेक्शन इवन मोर क्विकली देन द फर्स्ट टाइम अराउंड। अगर पहली बार इन्फेक्शन होने पे 10 दिन 15 दिन में इन्फेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हुआ था, तो नेक्स्ट टाइम जब भी एक्सपोजर होता है सेम इन्फेक्शियस एजेंट से तो पेशेंट जो है वो जल्दी ठीक हो जाता है, मे बी इन 2 days, मे बी इन 4 days, बट टाइम हमेशा कम लगता है। एंड दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन।
We can now see that as a general principle, we can fool the immune system into developing a memory for a particular infection by putting something that mimics मतलब नकल करे the microbe we want to vaccinate against into the body. अगर हम किसी की बॉडी में किसी एक माइक्रोब के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो हम उसके बदले में कोई नकली चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो उस माइक्रोब को मिमिक कर सके या उसकी नकल उतार सके या हमारे इम्यून सिस्टम को बुद्धू बना सके, ठीक है, ऐसी चीज़ बॉडी में इंजेक्ट करते हैं. दिस डज नॉट एक्चुअली कॉज अ डिजीज, बट दिस वुड प्रिवेंट एनी सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू द इन्फेक्टिंग माइक्रोब फ्रॉम टर्निंग इनटू एक्चुअल डिजीज. अब कोरोना के केस में क्या होता है कि हीट किल्ड वायरसेस को या उनके बहुत ही छोटे एंटीजन को लेके हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, और जब हम एक्सपोज होते हैं एक्चुअल कोरोना वायरस से, तो वो वायरस हम पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाता, क्योंकि उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में ऑलरेडी मेमोरी सेल्स बने होते हैं. हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन चुकी होती हैं जो उस कोरोना वायरस के एंटर करते ही उसके साथ फाइट करती हैं, और बहुत विगरसली करती हैं कि वो वहीं पे किल हो जाता है और ग्रो भी नहीं कर पाता, डिवाइड भी नहीं कर पाता. तो बेसिकली वो अपना कोई भी सेलुलर पाथवे यूज़ नहीं कर पाता आगे ग्रो करने के लिए या डिवाइड करने के लिए. मैनी सच वैक्सीन्स आर नाउ अवेलेबल फॉर प्रिवेंटिंग अ होल रेंज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड प्रोवाइड्स अ डिजीज स्पेसिफिक मीन्स ऑफ प्रिवेंशन. बहुत सारी वैक्सीन्स आजकल अवेलेबल हैं. बचपन से ही लेके, जब से बेबी बॉर्न होता है तब से लेके 12 ईयर्स तक बच्चों को वैक्सीनेशंस लगती हैं. वो वैक्सीनेशंस इसीलिए लगती हैं ताकि वो बच्चे इम्यून हो जाएं डेंजरस डिजीज़ से, फैटल डिजीज़ से, ताकि लाइफ में कभी भी एक्सपोजर अगर उनका हो उन इन्फेक्शियस एजेंट से, तो कभी भी उन बच्चों में वो मेजर डिजीज़ के रूप में ना उभरे. देयर आर वैक्सीन्स अगेंस्ट टेटनस. टेटनस एक डिजीज़ है बेटा. कई बार होता है ना कि हमें आयरन की किसी चीज़ से चोट लग जाती है, स्पेशली अगर उस पर रस्ट लगा हो, तो उस पर कुछ ऐसे बैक्टीरियल एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज टिटनस. देन डिप्थेरिया, वूफिंग कफ, मीजल्स. मीजल्स इज़ अ डिजीज़ विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू द चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स क्या होता है? स्मॉल पॉक्स. हमने पढ़ा स्मॉल पॉक्स में बहुत बड़े बड़े ब्लिस्टर्स होते हैं, रैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फीवर बहुत हाई होता है. चिकन पॉक्स एक माइल्ड डिजीज़ है जिसमें रैशेस होते हैं हल्के फुल्के, और बुखार भी होता है. और मीजल्स में भी सेम प्रॉब्लम होती है अलॉन्ग विद सोर थ्रोट, ठीक है, और रनी नोज़. देन पोलियो के अगेंस्ट भी वैक्सीन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और बहुत सारी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं. These form the public health program of childhood immunization for preventing infectious diseases. तो हमारी कंट्री में बचपन से ही इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड की जाती है अंडर द हेल्थ प्रोग्राम ऑफ चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन. Of course, such a program can be useful only if such health measures are available to all children. ये प्रोग्राम्स तभी यूज़फुल हैं जब हर चाइल्ड को इम्यूनाइजेशन प्रॉपर मिल सके. डिस्पाइट ऑफ लॉट्स ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसीज, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें आज भी प्रॉपर इम्यूनाइजेशन नहीं मिल पा रही. सम हेपेटाइटिस वायरसेस विच कॉज जॉइंटिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर. देयर इज़ अ वैक्सीन फॉर वन ऑफ देम विच इज़ हेपेटाइटिस ए. अब बहुत सारे हेपेटाइटिस वायरसेस हैं, ठीक है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ठीक है, बट मार्केट में तो सिर्फ हेपेटाइटिस ए का ही वैक्सीनेशन अवेलेबल है. But the majority of children in many parts of India are already immune to hepatitis A by the time they are 5 years old. हमारे देश में बहुत सारे बच्चे हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं और उन्हें क्लीन वाटर नहीं मिल पाता, ठीक है, वो लेक से या रिवर से, पॉन्ड से ही पानी पीते हैं. और जब तक वो 5 साल के होते हैं तब तक उनकी बॉडी खुद ही इम्यून हो जाती है अगेंस्ट द वायरस हेपेटाइटिस ए. दिस इज बिकॉज दे आर एक्सपोज टू द वायरस थ्रू वाटर. Now come to the activity 13.7. Rabies virus is spread by the bite of infected dogs and other animals like bats, cats, monkey, ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं, डॉग्स, बैट्स, कैट, मंकी, इनके सलाइवा में रेबीज़ वायरस प्रेजेंट होते हैं, और जब भी ये एनिमल्स किसी को बाइट करते हैं तो ये वायरसेस का ट्रांसमिशन कर देते हैं एक हेल्दी पर्सन में, और उस पर्सन में रेबीज़ वायरस के जाते ही एक डिजीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड एज रेबीज़. Whenever a person is bitten by an infected animal, that person has to take all the doses of anti-rabies vaccination. First vaccine is administered immediately after the exposure to the rabies virus, means just after the animal bites, or as soon as possible within 24 hours. And the second injection is given on third day. Then the third injection is given on the 7th day. Fourth injection is given on the 14th day, and the fifth injection is given on the 28th day. So in that way, the patient has to take the 5 doses of
anti-rabies vaccination. Now come to the question answer. First question is, why are we normally advised to take bland and nourishing food when we are sick? So during sickness, the body becomes weak and the digestive system does not work properly. So easily digested food is advised during this period, which is rich in nutrients. Second question is, what are the different means by which infectious diseases are spread? So infectious diseases spread from an infected person to a healthy person through air, water, food, vectors, physical contact, and sexual contact. Third question is, what precautions can you take in your school to reduce the incidence of infectious diseases? So, the precautions which can one take in their school to reduce the incidence of infectious diseases are: first one is drinking clean water, second one is preventing accumulation of water in surrounding, third one is keeping toilets clean, fourth one is taking bath daily, fifth one is avoiding consumption of uncovered food and eatables, and last one is have a balanced diet. Now, next question is, what is immunization? So, the process of giving a vaccine to a person to protect them against fatal diseases. Fifth one is, what are the immunization programs available at the nearest health center in your locality? Which of these diseases are the major health problems in your area? So, immunization for infants are DPT. D is for diphtheria, P is for pertussis, which is a respiratory tract infection, and T is for टेटनस विच इज़ ए लॉक जॉ डिजीज़. ठीक है, ये जो जॉ है वो लॉक हो जाती है, अकड़ जाती है और पेशेंट मर जाता है. नेक्स्ट वन इज़ BCG विच वर्क्स अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस. नेक्स्ट वन इज़ पोलियो, देन मीजल्स, देन MMR. MMR क्या है? M इज़ फॉर मीजल्स, another one is for mumps. Mumps क्या है? So this is the salivary gland infection in which salivary gland gets swelled up और चीक्स जो होते हैं वो पफी हो जाते हैं. ठीक है, एंड R स्टैंड्स फॉर रुबेला. रुबेला में क्या होता है? बॉडी में रैशेज होते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जर्मन मीजल्स. देन फॉर यंग चिल्ड्रन TT इज ऑल्सो स्टैंड्स फॉर टिटनस. देन DT स्टैंड्स फॉर डिप्थेरिया एंड टिटनस. देन स्मॉल पॉक्स एंड टैब वैक्सीन वर्क्स अगेंस्ट टाइफॉइड. देन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन TT stands for tetanus, and hepatitis B, which is very serious liver infection. Now let's see what we have learned. So health is a state of physical, mental and social well-being. अगर हम mentally, socially और physically fit हैं तो means we are healthy. The health of an individual is dependent on her physical surroundings and her economic status. एक individual की health कैसे define होती है? It's totally dependent upon her physical surrounding as well as economic status. Then diseases are classified as acute or chronic. So some diseases last for only very short period of time and these are called as acute diseases. जिसमें हमने examples लिए थे common cold. ठीक है. Then some ailments can last for a long time, even as much as a lifetime, and are called as chronic diseases. And we have taken the example of elephantiasis, then tuberculosis, then diabetes, blood pressure, cancer. एंड डिजीजेज में बी ड्यू टू इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज. तो इन्फेक्शियस कॉजेज वो होते हैं जिसमें कोई इन्फेक्शियस एजेंट इन्वॉल्व होता है. ठीक है, कोई माइक्रोब इन्वॉल्व होता है. एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज कैन बी ड्यू टू सम एबनॉर्मेलिटीज इन द बॉडी लाइक हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, डायबिटीज. Infectious agents belong to different categories of organisms and may be unicellular and microscopic or multicellular. तो basically इन्फेक्शियस एजेंट्स को हमने डिवाइड किया था इन 4 ग्रुप्स: बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ. द कैटेगरी टू विच अ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स डिसाइड द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट. कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है उसके बेसिस पे ही ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म की बायोकेमिकल पाथवेज डिफरेंट होते हैं. Infectious agents are spread through air, water, physical contact or vectors. Then prevention of disease is more desirable than its successful treatment. आजकल मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है कि ट्रीटमेंट इज़ पॉसिबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल डिजीजेस, बट द बेस्ट वे इज़ टू कीप योर सेल्फ प्रिवेंटेड अगेंस्ट द डिजीजेस. Infectious diseases can be prevented by public health hygiene like hand wash, using sanitizers, then keeping your mask on your face, then by using mosquito repellent creams. ठीक है, तो ये सब पब्लिक हेल्थ हाइजीन्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं अगेंस्ट डिजीजेस that reduce exposure to infectious agents. ठीक है, then infectious diseases can also be prevented by using immunization.
अगर कोई ऐसे डिजीज़ेज़ हैं जिनके अगेंस्ट हमें इम्यूनाइजेशन लेनी ही पड़ेगी, सो इट्स बेस्ट टू गो फॉर दैट. Effective prevention of infectious diseases in the community requires that everyone should have access to public hygiene and immunization. तभी हमारी सोसाइटी से बीमारियां दूर रह सकेंगी जब हर बंदा पब्लिक हेल्थ हाइजीन्स का ध्यान रखे और कंप्लीटली अपने आप को इम्यूनाइज्ड कर सके. Hope my videos helped you in understanding this chapter well. Thank you so much for watching the video and have a nice day.